हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का एक और नया टॉपिक एंड दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। आज के इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू लाइफ प्रोसेस को पढ़ना और वो न्यू लाइफ प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। आज के इस सेशन में मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है और इसका फिर सिग्निफिकेंस क्या है हमारी बॉडी में, और फिर इसके बाद में आगे देखेंगे कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन प्रक्रिया के लिए क्या व्यवस्था की जाती है। तो यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो फिर कहानी आज की हम शुरू करते हैं। अब देखो, ऐसा है कि अब से 5 से 10 मिनट तक के लिए आपको बस मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनना है। जब आप एकदम ध्यान से सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा कि भाई ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है और उसका फिर सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो अब मेरी बातों को बस चुपचाप सुनते जाना, सब कुछ समझ में आता जाएगा। प्रीवियस सेशंस में हमने बात करी है रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस के ऊपर, है ना। हमने ब्रीदिंग का मैकेनिज्म समझा था। उसमें हमने देखा था कि इन्हेलेशन के टाइम पे क्या होता है। इन्हेलेशन के टाइम पे हम सराउंडिंग एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। कहाँ? लंग्स में। लंग्स में भी कहाँ? स्पेसिफिकली हमारे एल्वियोलाई में। तो हम इन्हेल करते हैं एयर को, वो एयर कहाँ आती है? हमारे लंग्स में। लंग्स में भी कहाँ? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में जो एयर आती है उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। फिर वहीं होते हैं हमारे बॉडी के सेल्स, जिनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है ना। हमारे बॉडी का हर एक सेल बोलता है कि यार मुझे भी ऑक्सीजन चाहिए, मुझे भी ऑक्सीजन चाहिए, मुझे भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो हमारे लंग्स के जो एल्वियोलाई होते हैं ना, ये बोलते हैं कि देखो हमारे अंदर मतलब एयर आ चुकी है और इस एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो जिस भी बॉडी सेल को ऑक्सीजन चाहिए है वो हमसे आकर के ले जाए। तो हमारे बॉडी के सेल्स बोलेंगे कि यार ऑक्सीजन तो मतलब सभी को चाहिए है, पर हम एल्वियोलाई के लेवल पर जाकर के मतलब ऑक्सीजन कैसे लेकर के आए। तो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं ना, वो एल्वियोलाई से बोलते हैं कि तुम एक काम करो ना, तुम लोग आ जाओ ना हमको ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए। तो एल्वियोलाई बोलते हैं कि भैया हम तो लंग्स के अंदर हैं, हम कैसे बाहर आकर के जो ना तुम लोग को ऑक्सीजन दें, हम नहीं आ सकते, तुम लोग आ जाओ। तो बॉडी सेल्स बोलेंगे कि जैसे तुम मजबूर हो ना वैसे ही हम भी मजबूर हैं, हम भी नहीं आ सकते हैं, पर ऑक्सीजन तो चाहिए। तो वो रो रहे होते हैं बैठ के बॉडी के सेल्स की, अरे यार ऑक्सीजन चाहिए है, लंग्स में है ना, लंग्स में जो एल्वियोलाई हैं उनमें है ऑक्सीजन पर मिल नहीं पा रही है हमको। तो वो रो रहे होते हैं बैठ के। इतने में क्या होता है? इतने में आता है उनका, क्या बोलते हैं उसको, सुपरमैन। कौन? ब्लड बोलता है कि अरे भाई क्यों ये सब जो है रो रहे हो तुम लोग, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो बोलते हैं कि ऑक्सीजन चाहिए है हमें, और ये जो लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई हैं इनमें है ऑक्सीजन, लेकिन वो ऑक्सीजन हमको मिल नहीं पा रही है। ना वो आ पा रहे हैं हमको ऑक्सीजन देने के लिए, ना हम ही जा पा रहे हैं, क्या करें। तो ब्लड बोलता है कि चिंता मत करो यार, मैं हूँ ना, मैं तो क्या हूँ, मैं तो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हूँ, मेरा तो काम ही है पूरी बॉडी में फ़्लो करना। तो मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ लंग्स के लेवल पर, है ना, एल्वियोलाई के पास, और जो ऑक्सीजन है उनके अंदर वो मैं लेकर के आता हूँ और तुम लोग को दे देता हूँ। तो बॉडी सेल्स बोलते हैं वाह शुक्रिया आपका जो आपने हमारी इतनी मदद करी। तो ब्लड बोलता है कि अरे कोई बात नहीं। ब्लड जाता है लंग्स के लेवल पर, एल्वियोलाई में जो एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन कहाँ आ जाती है? ब्लड में आ जाती है। अपन पढ़ चुके हैं पूरा गैसियस एक्सचेंज, है ना। तो एल्वियोलाई की जो ऑक्सीजन है वो आ जाती है ब्लड में,
ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में फ्लो करता है और फ्लो करते करते बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है। बदले में क्या होता है, बॉडी के सेल्स मतलब बॉडी के सेल्स इतने दुखियारे होते हैं कि एक तो उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऊपर से बॉडी सेल्स क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन करके बैठे होते हैं, मतलब अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करके बैठे होते हैं। तो सेल्स बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ऑक्सीजन आ गई तो अच्छी बात है, लेकिन अभी एक टेंशन और है। क्या टेंशन है कि बॉडी सेल्स के अंदर क्या भरी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है, उसका क्या करेंगे, वो तो वेस्ट है ना। तो ब्लड बोलता है कि अरे यार तुम लोग तो बिल्कुल जो ना, तुम्हारा रोना बंद ही नहीं होता है, क्या दिक्कत है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ठिकाने लगाना है ना, दो मुझे दो, मैं दोबारा से कहाँ जा रहा हूँ, लंग्स के लेवल पे जा रहा हूँ। कौन बोलता है, ये ब्लड बोलता है ना। ब्लड बोलता है कि भैया मैं कौन हूँ, मैं तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हूँ ना, मैं तो बहूँगा पूरी बॉडी में, तो मैं दोबारा से कहाँ जा रहा हूँ, लंग्स के लेवल पर जा रहा हूँ। तो एल्वियोलाई को ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दूंगा, तो एल्वियोलाई क्या करेंगे, उसको लंग्स से बाहर निकाल देंगे, है ना, हम एक्सेल आउट कर देंगे। तो बॉडी सेल्स बोलते हैं अरे वाह मज़े आ गई। मतलब कि बॉडी सेल्स की तो मज़े ही मज़े हैं, उनको थैंकफुल और ग्रेटफुल होना चाहिए ब्लड को। क्यों, क्योंकि ब्लड क्या कर रहा है, बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन दे रहा है और बदले में जो गंदगी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो उनसे ले करके पहुंचा रहा है लंग्स के लेवल पर, ताकि हम उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल आउट कर पाएं। मान लो बेटा कि अगर ये काम जो हो रहा है, जो ब्लड कर रहा है, ये काम करने से ब्लड मना कर देता या कभी आगे ही नहीं आता, तो क्या होता बेटा, कभी कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रह ही नहीं पाता, क्योंकि ब्लड अगर ये गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन ना करवाए, ब्लड बोल दे कि भैया एल्वियोलाई जाने, लंग्स जाने और बॉडी के सेल्स जाने, मुझे क्या मतलब, तो क्या होगा, ना ऑक्सीजन मिल पाएगी बॉडी सेल्स को, ना बॉडी सेल्स की कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच पाएगी लंग्स के लेवल तक, ना हम उसको एक्सहेल आउट कर पाएंगे। बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा बच ही नहीं पाएगा। तो ज़रा सोचो, जो ब्लड है वो कितना ज़रूरी काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, इसके पहले अपन ने और प्रीवियस लेक्चर्स में न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस के ऊपर भी बात करी थी, है ना, और उसमें अपन ने देखा था कि किस तरीके से हम जो भी खाना खाते हैं, उस खाने में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, उनका कितने बेहतरीन तरीके से, मतलब उन फूड कंपोनेंट्स का कितने बेहतरीन तरीके से हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। कार्ब्स टूटेंगे तो बनेगा ग्लूकोज, प्रोटीन्स टूटेंगे तो बनेगा अमीनो एसिड्स, फैट्स टूटेंगे तो क्या बनेंगे, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स वगैरह बनेंगे, है ना। तो कितने बेहतरीन तरीके से हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में, टू बी मोर स्पेसिफिक स्मॉल इंटेस्टाइन में, कितने अच्छे तरीके से फूड कंपोनेंट्स का डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्ब्स का डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज बन गया, है ना, ग्लूकोज बन गया। अब जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, उनका तो बेटा रोना ही बंद नहीं होता है। अब बॉडी सेल्स बोलते हैं कि चलो हो गया, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का तो हो गया, वो तो ब्लड ने जो है ना मैनेज कर लिया है, लेकिन अब एक और समस्या है। क्या, हमारे बॉडी का हर एक सेल चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि अरे हमको तो सेलुलर रेस्पिरेशन भी करना है, और उसके लिए क्या चाहिए, गुल्लू चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे चिल्ला के बोलते हैं कि अरे मेरे पास है, अभी अभी क्या हुआ है, अंदर कार्ब्स का डाइजेशन कंप्लीट हुआ है, ग्लूकोज बना है ढेर सारा, ले जाओ मेरे पास है। तो बॉडी सेल्स बोलेंगे कि अरे यार ये तो वही वाली प्रॉब्लम हो गई जो पिछले बार हुई थी एल्वियोलाई के साथ, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज है, लेकिन हम जाकर के जो है ना, मतलब वो ग्लूकोज ले नहीं पा रहे हैं। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं हमारे बॉडी के सेल्स कि देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, तुम तो इतनी लंबी हो, है ना, लॉन्गेस्ट पार्ट हो तुम एलिमेंट्री कैनाल को, तो तुम एक काम करो ना, हमें आकर के ग्लूकोज डिलीवर कर दो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेगी कि अरे पागल हो क्या, मैं कहाँ आऊँगी, मैं तो खुद ही क्या हूँ, हाईली कॉइल्ड, दब के फंस के कॉइल होकर के बैठी हुई हूँ एब्डोमिनल कैविटी में, मैं कहाँ आऊँगी, हट नहीं आ सकते। अब वही दिक्कत, अब रो रहे हैं बॉडी के सेल्स के, अरे ग्लूकोज चाहिए। ब्लड आता है, ब्लड बोलता है क्या हो गया, अब क्या हो गया। तो
तो बॉडी सेल्स बोलते हैं कि हमको ग्लूकोज चाहिए, सेलुलर रेस्पिरेशन करना है, एनर्जी बनानी है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ग्लूकोज है पर हम ले नहीं पा रहे हैं, क्या करें, जा नहीं सकते वहाँ पर, ना वो आ सकती है। तो ब्लड बोलता है कि अरे रुक जाओ भाई, मैं तो कौन हूँ, मैं तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हूँ, मैं तो पूरी बॉडी में बहूँगा, है ना, और मेरा सबसे व्यवहार भी है। तो ब्लड बोलता है कि रुको, मैं जा रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पर, वहाँ पर जो अंदर ग्लूकोज है उसके ल्यूमेन में, वो मैं अपने अंदर लेके आता हूँ और तुम लोग को दे दूँगा, खुश। तो बॉडी सेल्स बोलते हैं वाह वाह ब्लड वाह, तुम तो मतलब इतने काम की चीज़ों की मज़े आ जाती है। वही क्या होगा, ब्लड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पर, ल्यूमेन में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ जाएंगे बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन से, कैविटी से, वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया याद है कि नहीं, अपन पढ़ चुके हैं। तो न्यूट्रिएंट्स अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, मतलब कि ब्लड में आ जाते हैं। फिर ब्लड क्या करेगा, उन न्यूट्रिएंट्स को हर एक बॉडी सेल तक डिलीवर कर देगा। वाह यार, मतलब ब्लड तो मल्टी टैलेंटेड है, बड़ा व्यवहार है उसका, बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा, बॉडी के हर एक सेल के कांटेक्ट में रहेगा। वाह यार, मज़ा आ जाती है, तो है ना। अब यहाँ तक तो चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, बस तुमको मैंने थोड़ा सा रिकैप करवा दिया ब्लड की महानता तुम्हें बताने के लिए, याद दिलाने के लिए, ठीक है। अब एक और चीज़ सुनो जो अभी तक तुमने पढ़ी नहीं है, लेकिन हाँ जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहाँ पर अपन ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि एक लेडी है बेटा, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, जगह नहीं थी यहाँ पे, मैं बना देती हूँ। देखो एक लेडी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के बेटा 9 मंथ्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही बच्चा नहीं, राजमा बन गया था, सॉरी। चलो ये दिख रहा है, बेबी दिख रहा है, ठीक है। तो एक लेडी है, वो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी पीरियड पूरा जो 9 मंथ्स का जो पूरा प्रेगनेंसी पीरियड होता है बेटा, वो हो चुका है, यानी कि एक फुल टर्म बेबी डेवलप हो चुका है यूट्रस में, है ना। ये क्या है, देखो यूट्रस है, दिस इज यूट्रस, और इसके अंदर ये क्या है, फुल टर्म बेबी है, ठीक है। अब बारी है क्या, इस बेबी को धरती पर लाने की, है ना, यूट्रस से बाहर निकालने की, लेडी की बॉडी से बाहर निकालने की। तो अब क्या होगा, यूट्रस एक एक्चुअली मस्कुलर ऑर्गन होता है बेटा, यूट्रस जो है ना एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो जब 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी पीरियड हो जाता है और एक फुल टर्म बेबी बन के रेडी हो जाता है, ग्रो कर जाता है, डेवलप कर जाता है, उसके बाद में क्या होता है, यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं, मस्कुलर वॉल्स होती हैं, उनमें बेटा कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यूट्रस बोलता है कि भैया देखो जो बेबी है वो पूरा बन के तैयार हो चुका है, अब ये बाहर आ सकता है, माँ के शरीर के बाहर ये आ सकता है, तो इसको बाहर निकालो। तो यूट्रस की जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं उनमें विगरस कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाते हैं, ताकि ये बच्चा उन कॉन्ट्रैक्शंस के कारण, उन धक्कों के कारण जो है अल्टीमेटली माँ की बॉडी से बाहर निकले, यूट्रस से बाहर निकले, यानी कि बेबी बॉर्न हो। अब जितना बोलने में आसान लगता है बेटा, उतना आसान होता नहीं है, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है ये, ठीक है, पेनफुल भी होती है ऑब्वियसली। तो तुम्हें क्या लगता है, यूट्रस की जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस मतलब कैसे जो है ना अपने आप शुरू कर देते हैं? तो होता ये है कि एक हार्मोन होता है बच्चों, मेरी बात समझना, एक हार्मोन होता है जिसे अपन बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन, मतलब नाम है उसका ऑक्सीटोसिन। ये बनता कहाँ है, तो वो छोड़ो, तुम तो बस इतना समझ लो कि एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है जो आता है एक छोटी सी ग्लैंड से, जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब कहाँ बना, किसने स्टोर करा, किसने रिलीज़ किया, वो अब मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ा दूंगी। अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि भैया यूट्रस की जो मस्कुलर वॉल्स हैं उनके पास एक हार्मोन आ रहा है, कौन, ऑक्सीटोसिन। कहाँ से आ रहा है, तो एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है बेटा ब्रेन में, है ना। ये क्या है, ये जो लेडी है ना, इनका ब्रेन होगा, है ना, ये ब्रेन है। तो ब्रेन में क्या होती है, छोटी सी ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और वहीं से ये हार्मोन आता है, कौन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है।
और ये कहाँ आएगा बेटा, ये उसी लेडी की जो यूट्रस की जो मस्कुलर वॉल्स हैं उनके पास आकर के ये खड़ा हो जाएगा। तो मस्कुलर वॉल्स बोलेंगी यूट्रस की कि क्या भैया कहाँ आ गए तुम, तो ये बोलेगा कि अरे मैं ऑक्सीटोसिन हूँ। तो वॉल्स बोलेंगी तो हम क्या करें, तो ऑक्सीटोसिन बोलेगा अभी देखना मज़े आएगी। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन आता है यूट्रस की मस्कुलर वॉल्स के कॉन्ट्रैक्ट में, क्या बोल दिया मैंने, जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है यूट्रस की मस्कुलर वॉल्स के कांटेक्ट में, यूट्रस की जो मस्कुलर वॉल्स होती है ना बेटा, एक्चुअली उनको सिग्नल मिल जाता है कॉन्ट्रैक्शन का। जैसा कि मैंने आपसे बोला ना कि अचानक से ये जो मस्कुलर वॉल्स हैं यूट्रस की, ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों शुरू कर देती हैं, तो जैसे ये हार्मोन आया मस्कुलर वॉल्स को, यूट्रस की मस्कुलर वॉल्स को सिग्नल मिल गया कि भैया ब्रेन चाहता है, साहब चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो। तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन आया यूट्रस की मस्कुलर वॉल्स में बेटा विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, जिसके कारण अल्टीमेटली बच्चा जो है यूट्रस से बाहर निकल करके आ जाता है, यानी कि बेबी बॉर्न हो जाता है। यूट्रस इतना नीचे है एब्डोमिनल कैविटी में, हार्मोन आया कहाँ से है, बन कहाँ रहा है या रिलीज कहाँ से हो रहा है, ब्रेन से, यहाँ से। तो ब्रेन से ये जो हार्मोन है बेटा ये यूट्रस तक पहुँचता कैसे है, दिमाग लगाओ। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड बोलेगा कि अरे मैं तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हूँ ना, मैं तो बहूँगा ही पूरी बॉडी में। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड ने जो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो इंतज़ाम किया है, इसको मैं यूट्रस के लेवल तक पहुँचा देता हूँ। क्योंकि जो देखो जो लेडी है, जो औरत है, उसके ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा वो रो रही होती है। क्यों? वो बोलती है कि देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मैंने इंतज़ाम तो कर दिया है, पर मैं इसको यूट्रस तक पहुंचाऊं कैसे, क्योंकि जब तक ये पहुंचेगा नहीं तब तक यूट्रस की वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन शुरू नहीं होंगी, तब तक बेबी बाहर नहीं आ पाएगा नेचुरली। लेबर पेन्स जो है ना माँ को फील ही नहीं होंगे। तो ब्लड बोलता है कि अरे रो मत, मैं हूँ ना, मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं तो हर कहीं जाता रहता हूँ, मुझे दे दो, मैं जो है तुम्हारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस के लेवल तक पहुंचा दूंगा। यानी कि अभी तक तो ब्लड क्या कर रहा था, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा था। बेटा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब पता है ना, कि एक सब्सटेंस को मैं यहाँ से यहाँ लेकर के चली जाती हूँ। एक मेरे पास सब्सटेंस है, सपोज मेरे पास एक पार्सल है, ठीक है, वो पार्सल मैंने अपनी फ्रेंड जो कि इंदौर में रहती है, मैं रहती हूँ भोपाल में, मेरी फ्रेंड रहती है इंदौर में, ठीक है, तो मैंने वो पार्सल अपनी फ्रेंड को इंदौर पहुँचा दिया। तो ये क्या हुआ बेटा, ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ है ना। सब्सटेंसेस जब यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब वो पहुँच जाते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा था, अब तक तो जो अपन ने पढ़ा है प्रीवियस सेशंस में, लेक्चर्स में, तो उनसे हमें ये समझ में आता है कि हाँ यार जो ब्लड होता है ना वो न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो आते हैं कहाँ, अल्टीमेटली ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड क्या करता है, उनको हर एक बॉडी सेल तक पहुँचाता है। जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड हेल्प करता है। यहाँ पर तो देखो क्या हुआ है, यहाँ पर हॉर्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड ने करवा दिया। क्योंकि देखो हमारी बॉडी में ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। अगर आपको याद हो तो जब अपन बात कर रहे थे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं बेटा वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, उनके पास उनके डक्ट्स नहीं होते हैं, और उनके जो सेक्रेशंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स। अब हार्मोन जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें ऑक्सीटोसिन का, वो बना कहाँ, ब्रेन में, लेकिन उसका साइट ऑफ एक्शन कहाँ है, यूट्रस। तो जहाँ पर हार्मोन बना और जो उसका साइट ऑफ एक्शन है वहाँ तक हार्मोन पहुँचेगा कैसे, क्योंकि जिस ग्लैंड ने हार्मोन को बनाया है वो तो बोलेगी कि भैया मैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड हूँ, मेरे पास तो है ही नहीं डक्ट, मेरे पास तो ट्यूब ही नहीं है। अगर ट्यूब होती तो मैं अपने सेक्रेशन को, मैं अपने हार्मोन को खुद जो है ना उसके टारगेट साइट तक छोड़ करके आती,
लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो क्या हूँ, मैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड हूँ, तो मैं तो क्या कर सकती हूँ। तो ब्लड बोलता है कि बहन चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम अपने सेक्रीशंस मतलब अपने हार्मोन्स हमें दे दो, और जो भी हार्मोन्स की रिस्पेक्टिव टारगेट साइट होगी मैं वहाँ तक हार्मोन्स को छोड़ करके आ जाऊँगा। तो ना सिर्फ जो ब्लड है वो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है बेटा, ना सिर्फ वो रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, बल्कि यहाँ पर हमने देखा कि वो हार्मोन्स का भी क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। दिमाग लगाओ, अगर ब्लड ये सब काम ना करे या ब्लड छोड़ो, मान लो कि अगर ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया हो ही ना हमारी बॉडी में, मुद्दा क्या है, मुद्दा तो यही है ना कि हमें ये समझना है आज कि ट्रांसपोर्टेशन प्रक्रिया में होता क्या और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तुम्हें अभी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। सिग्निफिकेंस अब मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि मान लो कि ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बना है ये आता ही नहीं यूट्रस के लेवल पर, तो क्या होता, इस औरत को कभी लेबर पेन्स शुरू ही नहीं होती, क्योंकि जो यूट्रस की जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो कभी कॉन्ट्रैक्शन शो करती ही नहीं, क्योंकि उनको सिग्नल नहीं मिलता अगर हार्मोन नहीं आता तो, है ना। और अगर लेबर पेन्स नहीं आते तो क्या होता, बच्चा मर सकता था, फिर क्या होता, इमरजेंसी सी सेक्शन होता, आजकल तो वही होने लग गया है। तो बेटा ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया ज़रूरी है ना, अगर ये जो हार्मोन है अगर ये ना पहुंचे अपने टारगेट साइट तक तो बेटा काम ही ना हो आगे के। अगर ऑक्सीजन एल्वुलाई से निकल करके ब्लड सेल्स बोल रही हूँ, बॉडी की सेल्स के पास ना पहुँचे, ये ट्रांसपोर्टेशन ना हो, तो बॉडी के सेल्स सर्वाइव कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे वो तो। और अगर बॉडी के सेल्स ही मर गए तो क्या होगा, इवेंचुअली ऑर्गेनिज्म भी तो मर जाएगा ना। अगर न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाया तो भी दिक्कत हो जाएगी, बॉडी सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं बना पाएंगे, बिना एनर्जी के क्या ही पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है ना। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं। लाइफ प्रोसेसेस का नाम ही अपने आप में जो है ना उनका सिग्निफिकेंस बता देता है कि वो प्रोसेसेस जो एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, उसके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, लाइफ को सस्टेन करने के लिए एसेंशियल है, उन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें कि न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बाद आज अपन पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो बॉडी में बेटा वेरियस सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी, सेल्स को उनकी चीज़ें नहीं मिलेंगी, रॉ मटेरियल्स नहीं मिलेंगे, एनर्जी नहीं बन पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तमाम सारी जो एक्टिविटीज़ है बेटा वो रुक जाएंगी। तो ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है हमारी बॉडी में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। इट्स नॉट ओनली अबाउट अस ह्यूमन बीइंग्स, आगे जाकर के हम प्लांट्स में भी देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस कैसे होती है, इसी चैप्टर में। आई बात समझ में। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उसकी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है। सब्सटेंसेस जहाँ पर बन रहे हैं, जहाँ पर वो सिंथेसाइज हो रहे हैं, वहाँ से सब्सटेंसेस का उन जगह जाना ज़रूरी है जहाँ पर उनको यूटिलाइज किया जाना है। आई रिपीट, मैंने क्या बोला कि सब्सटेंसेस बॉडी में जहाँ बन रहे हैं वहाँ से उनको वहाँ जाना ज़रूरी है जहाँ पर बॉडी में उनको यूटिलाइज किया जाने वाला है, जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। अगर वो नहीं हुआ तो आगे की जो बेटा प्रोसेसेस हैं वो रुक जाएंगी। आई बात समझ में। तो ये सिग्निफिकेंस होता है ट्रांसपोर्टेशन का, और ये मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस का। अब ये तो समझाने में जो है ना मैंने ऐसे मतलब बोल दिया है, अब अगर लिखने के लिए आ जाता है तो इतनी पूरी राम कहानी तो तुम लिख करके आओगे नहीं। थोड़ा सा अपन शॉर्ट में जो है अच्छे शब्दों में देख लेते हैं, फैंसी वर्ड्स में देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली देखो यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस, सबको पता है, आगे बताओ। ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस दैट इज synthesized या absorbed in one part of the organism is carried to the other parts of the body। कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जहाँ पर एक सब्सटेंस सिंथेसाइज हुआ है या अब्जॉर्ब हुआ है, वहाँ से उसको बॉडी के दूसरे पार्ट में लेकर के जाना जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, जहाँ पर उसको यूटिलाइज किया जाना है, दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, डिफाइन करना समझ में आया कि अपन ट्रांसपोर्टेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, और सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में होता क्या और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये समझाने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन प्रक्रिया के लिए
क्या व्यवस्था की गई है? तो आ जाओ देखते हैं बेटा। देखो ऐसा है कि हमारी बॉडी में ना हर एक काम करने के लिए अलग से हमको एक डेडिकेटेड सिस्टम दिया हुआ है। जैसे कि न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास क्या था, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था, जिसमें कि एलिमेंट्री कैनाल थी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थे, है ना। उसके बाद में हमने रेस्पिरेशन के लिए देखा कि हमारी बॉडी में क्या होता है, बढ़िया सा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। वैसे ही फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों क्या होता है, बढ़िया सा सर्कुलेटरी सिस्टम। लिख दूं क्या? देखो हमारी बॉडी में होता है, ज़्यादा मोटा हो गया, हमारी बॉडी में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। बोर्ड भी कभी कभी पगला जाता है बच्चों, माफ़ करना। चलो अरे रुको फिर से लिख देती हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम काय के लिए होता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बेहतरीन बेटा हमारे अंदर पाया जाता है क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पढ़ना है। अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सुनना है, सुनना, बस ध्यान से सुनना। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, या आप इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल सकते हो, और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। वो जो लिम्फ है ना, जो तुम्हें बहुत परेशान करता है, वो इसी सिस्टम का कंपोनेंट है, पार्ट है, हिस्सा है, ठीक है। तो फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी हैव बहुत ही बढ़िया सा शानदार सा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को अपन बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। अब इन दोनों ही सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आ जाओ अपन वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ ताकि थोड़ी जगह बन जाए। आ जाओ, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ठीक। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि हमारे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। आ जाओ, ज़्यादा नहीं है बेटा, ज़्यादा नहीं है ना, डरना नहीं है। एक होता है हमारा ब्लड, एक कंपोनेंट होता है हमारी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की जान, आन बान और जान, शान क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, हीरो, हीरो कौन? हमारा हार्ट, द हार्ट, समझे। ये तीनों चीज़ें या ये तीनों कंपोनेंट्स मिल करके बनाते हैं हमारा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। हार्ट के बारे में अगले सेशन में पढ़ाऊंगी, अभी के लिए बस इतना पढ़ा देती हूँ कि हार्ट क्या होता है बेटा, हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड को, जिसको कि हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस ब्लड को ये हमारी पूरी बॉडी में फैला देता है। जैसे कि एक पंप होता है ना, पंप का काम क्या होता है कि पानी को प्रेशर के साथ आगे बढ़ाना, है ना। लोग पंप क्यों लगाते हैं? अभी गर्मियों का मौसम है, तुम लोगों के घर में कूलर वगैरह निकले होंगे, उसमें पंप लगा रहता है। तो पंप का काम क्या होता है बेटा, कि पानी को प्रेशर के साथ जो है आगे फेंकना। तो वैसे ही हमारा जो हार्ट है वो एक पंप के जैसे काम करता है। हार्ट क्या करेगा, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, उसको पूरी बॉडी में प्रेशर के साथ आगे बढ़ा देता है, फैला देता है, ठीक है। याद करो, जब अपन बात कर रहे थे गैसियस एक्सचेंज की, तो हमने ये देखा था कि एल्वुलाई जो होते हैं लंग्स में, उनके पास एक डेंस नेटवर्क, एक बढ़िया सा नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। और उन कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है बेटा, वो कहाँ से आता है? पूरी बॉडी से आता है। और उस ब्लड की खास बात क्या होती है कि उस ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा होती है ना। मतलब वो ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। और जब वो वाला ब्लड लंग्स के लेवल पर आता है तो क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है।
एल्वुलाई की ऑक्सीजन आ जाती है ब्लड में, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ आ जाती है? लंग्स के एल्वुलाई में। ये गैसेस एक्सचेंज हो जाता है और फिर क्या होता है? ब्लड का हो जाता है ऑक्सीजनेशन, मतलब कि ब्लड बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर यही ब्लड कहाँ जाएगा? मैंने बताया था, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से निकल करके जाएगा हार्ट में, क्योंकि बेटा एक एनिमल की बॉडी, एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी बहुत बड़ी होती है और बॉडी में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो हर एक सेल तक, हर एक बॉडी पार्ट तक ब्लड को सप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और इसीलिए अगर काम मुश्किल हो तो हम क्या करते हैं? मशीन का इस्तेमाल करते हैं ना। मशीन मतलब कि मोटर। कौन सी मोटर? पंप। कौन सा पंप? हार्ट। तो लंग्स से वो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है बेटा, वो जाता है हार्ट के पास। फिर हार्ट क्या करता है? उस ब्लड को प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में फैला देता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना। अगले सेशन में डिटेल में हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फंक्शनिंग भी देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी ब्लड वेसल्स का। अब मान लो कि तुमने अपने घर में एक मोटर लगाई हुई है, एक पंप लगाया हुआ है, ताकि ये प्रेशर से क्या करे? पानी फेंके, पानी आगे बढ़ाए। लेकिन पानी आगे कैसे बढ़ाएगा? कि बस यहाँ से एक पाइपलाइन गई, तुमने उसमें मोटर फंसा के रखी थी, पाइपलाइन में जैसे ही पानी आया, उस पानी को क्या करा? इस मोटर ने प्रेशर के साथ आगे फेंक दिया। तो क्या बेटा लिटरली पानी से फेंक दिया जाता है क्या? नहीं। पानी तुम्हारे घरों में पाइपलाइंस में फ्लो करता है कि नहीं करता? कि ओवरहेड टैंक तुम्हारा बना हुआ है और उसमें से पानी अगर तुम्हें चाहिए होता तो तुम क्या करते हो? सीधे जाकर के बाल्टी से पानी से फेंक देते हो क्या? नहीं, घर में पाइपलाइन लगी होती ना बेटा, अलग अलग। उन पाइपलाइंस के थ्रू पानी फ्लो करके तुम्हारे घर के जो नल हैं उन तक आता है नीचे, है ना। तो वैसे ही हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, जो कि क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो बॉडी में फ्लो करेगा। कम से कम 100 बार तो मैंने बोल ही दिया होगा ये स्टेटमेंट, अब तो तुम्हें याद हो ही गया होगा, है ना। तो ये ब्लड हमारी बॉडी में बेटा फ्लो करेगा। कैसे फ्लो करेगा? ट्यूब्स के थ्रू, और उन्हीं ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स। तो ये ट्यूब्स होती हैं, दीज आर ट्यूब्स इन विच या थ्रू विच blood flows in our body, ठीक है। 3 तरह की ब्लड वेसल्स मैं आपको पढ़ाऊंगी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। एक होमवर्क दूं, कभी अगर तुम्हारे घर में किसी को ड्रिप लगी हो, है ना, तो तुमने देखा होगा एक कैनुला बेसिकली यहाँ पर डलता है ना, पतली सी नीडल होती है जो यहाँ पर ऐसे पेनिट्रेट करी जाती है, एक ब्लड वेसल में जो है डाली जाती है, ताकि जो भी है दवाइयाँ वगैरह वो सब तुम्हारे कहाँ जाए? सीधे ब्लड में जाए। तो सवाल यह है कि वो जो नीडल होती है बेटा, वो जो सुई होती है, वो कौन सी ब्लड वेसल में डाली जाती है? आर्टरीज में, वेन्स में या कैपिलरीज में? होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी वरना तो मैं पढ़ाई दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया क्या? ब्लड वेसल्स और हार्ट। अब हम बात करते हैं किसकी? ब्लड की। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बेटा आज के इस सेशन में ना मैं आपको ब्लड ही पूरा पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इसके ऊपर हम वापस से आएंगे। ये 3 कॉम्पोनेंट्स आपको समझ में आ गए जो मिल करके क्या बनाएंगे? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अब हम बात करते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स भी मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से। सबसे पहला आता है लिम्फ। ये बहुत परेशान करता है, लेकिन एक बार मुझसे पढ़ लो तो लिम्फ जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे क्या होता है। लिम्फ को फ्लो करने के लिए वेसल्स चाहिए हैं, और जिन वेसल्स में लिम्फ फ्लो करेगा उनको अपन क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फेटिक या लिम्फ वेसल्स लिख लो। लिम्फ वेसल्स होती हैं जिनमें कि लिम्फ फ्लो करेगा। जितनी भी लिम्फ वेसल्स होती हैं बेटा, वो अल्टीमेटली 2 मोटी मोटी ट्यूब्स में आकर के खुल जाती हैं, जिनको अपन बोलते हैं डक्ट्स। और क्योंकि उन डक्ट्स में आ रहा है लिम्फ, तो अपन क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक डक्ट्स बोलेंगे। लिम्फेटिक डक्ट्स, लिम्फेटिक डक्ट्स। और साथ ही साथ बीच बीच में होते हैं बच्चों लिम्फ नोड्स।
क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स। तो ये सारे कंपोनेंट्स मिल करके बनाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या इनका भी काम होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में या सर्कुलेटरी सिस्टम में? ऑफ कोर्स होता है। अगर आपने न्यूट्रिशन वाला लेक्चर मेरा लगा लिया है, जब अपन पढ़ रहे थे ऑब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में जो विलाय होते हैं, विलाय, हर एक विलस के पास बढ़िया सा नेटवर्क होता है ब्लड कैपिलरीज का। अलॉन्ग विद ब्लड कैपिलरीज विलाय में लिम्फ कैपिलरीज भी आती हैं। विलाय में ब्लड कैपिलरीज तो होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज भी होती हैं। तो वो जो अपने फैट्स डाइजेस्ट होते हैं ना फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इंटेस्टाइन से निकल करके कहाँ आते हैं? विलाय में। और विलाय से कहाँ जाते हैं? ब्लड कैपिलरीज में, लिम्फ कैपिलरीज में। मतलब कि लिम्फ में जा करके फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मिक्स हो जाते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है? ये जो लिम्फ बना है ना बेटा, ये ब्लड में ही आकर के मिक्स होगा। ये मत समझना कि मैम लिम्फ अलग है ब्लड, हाँ लिम्फ अलग है ब्लड अलग है, बट आगे जाके क्या होने वाला है? आगे जाकर के जो लिम्फ है ना, ये ब्लड में ही आकर के मिक्स होगा। ठीक है? क्यों, क्या, सब कुछ समझ में आएगा जब मैं आपको लिम्फ के बारे में पढ़ा दूंगी। ठीक है? तो लिम्फ, लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक डक्ट्स एंड लिम्फ नोड्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है? तो ये ऊपर का आपको समझ में आ गया कि इस पूरे टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है। ब्लड आज पढ़ा दूंगी, ब्लड वेसल्स, हार्ट अपकमिंग सेशंस में होंगे। इतना पूरा करने के बाद हम क्या करेंगे? एक दिन पकड़ेंगे और लिम्फेटिक सिस्टम पूरा का पूरा निपटा देंगे। ठीक है? चलो अब एक काम करते हैं, आ जाओ बच्चों, ब्लड के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लड के बारे में हम बात कर लेते हैं। ब्लड क्या है? आप बोलोगे कि मैम बस करो, अब तो हमारे कानों से खून निकल जाएगा अब अगर आपने एक भी बार और बोला तो। पर बेटा मुझे बोलना पड़ेगा, तभी तुम्हारे दिमाग में घुसेगा। ब्लड होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू तुम्हें याद है, 9th पढ़ के आए हो ना? ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जो बोले कि मैम 9th तो पढ़ी नहीं, गलती हो गई, 10th में आ गए सीधे। नहीं, देखो 9th में आप लोगों ने टिश्यूज चैप्टर पढ़ा होगा, बायोलॉजी का 2nd चैप्टर। वहाँ पर आपने 4 एनिमल टिश्यूज पढ़े होंगे जिससे कि एक एनिमल की बॉडी बनती है। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का ही, जिसमें आप बोन्स पढ़ते हो, कार्टिलेज पढ़ते हो, है ना? तो कनेक्टिव टिश्यू का ही एक टाइप होता है क्या? ब्लड। और क्योंकि ये फ्लूइड है बेटा, अपन कब किसी सब्सटेंस को फ्लूइड बोलते हैं? एक ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर पाए, जो बह पाए, उसको अपन फ्लूइड बोल देते हैं। तो ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। और क्योंकि ये ब्लड फ्लो कर सकता है, अपन क्या बोल देते हैं? ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। जो भी चीज़ फ्लो कर पाए, जो बह पाए, उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्लूइड। ब्लड फ्लो कर पाता है तो अपन क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं इसको। और क्योंकि ये टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है तो इसका पूरा नाम क्या पड़ जाता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है? अब देखो वैसा है, इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, ब्लड में, तुम्हें इसके कंपोनेंट्स पढ़ने होंगे। ठीक है? आ जाओ, कंपोनेंट्स पढ़ा देती हूँ। तो ब्लड के बेटा 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है उसका मैट्रिक्स और एक होते हैं ब्लड के सेल्स। ब्लड सेल्स इन्हें आप बोल सकते हो, ब्लड कॉर्पसल्स बोल सकते हो, या फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोल सकते हो। आई बात समझ में? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और उसके हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स की। 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है उसका मैट्रिक्स और दूसरा कंपोनेंट होते हैं क्या? उसके सेल्स, जिनको अपन ब्लड सेल्स बोलते हैं या ब्लड कॉर्पसल्स भी बोल सकते हैं, या उनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब मेरी बात को और भी ज़्यादा ध्यान से सुनना बेटा। ये जो ब्लड का मैट्रिक्स होता है ना, ये ब्लड का 55% तक का हिस्सा बनाता है और जो रिमेनिंग 45% है ब्लड का, वो बनाते हैं हमारे ये ब्लड सेल्स, जिनको कि हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया?
कि जो ब्लड का मैट्रिक्स है वो ब्लड का 55% तक का हिस्सा बनाता है और जो रिमेनिंग 45% हिस्सा है वो बनाते हैं ब्लड सेल्स। लिख दूं मैं ये वाला पॉइंट भी मैं लिख देती हूँ, आ जाओ, कि मैट्रिक्स ने क्या करा, ब्लड का 55% तक का हिस्सा बनाया और जो रिमेनिंग 45% है वो बनाएंगे ये ब्लड सेल्स। ठीक है, अब देखो ब्लड का जो मैट्रिक्स है ना बेटा, वो मतलब इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसका अलग से हम एक नाम रख देते हैं। क्या नाम? प्लाज्मा। ब्लड के मैट्रिक्स का नाम होता है प्लाज्मा। नाम तो तुमने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लो। ठीक है, ब्लड के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं प्लाज्मा। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अपना नाम भूल सकते हो लेकिन इसका नाम नहीं भूलना है। इसका कलर होता है बेटा कैसा? स्ट्रॉ कलर्ड। स्ट्रॉ मतलब भूसा, तो जैसे भूसे का रंग होता है ना वैसे इसका भी रंग होता है। अब अगर तुमने भूसा नहीं देखा है तो मैं दूसरे तरह से तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। इसका कलर होता है बेटा पेल येलो। पेल येलो। अब आप बोलोगे कि मैम येलो कलर तो फिर भी सुना था, ये पेल येलो क्या होता है? उफ, ये लड़कियाँ हर दिन एक नया रंग निकाल के बैठ जाती हैं। नहीं, ये रंग बेटा मैंने नहीं निकाला है। देखो पेल येलो का मतलब ये होता है कि येलो कलर लेकिन उसका थोड़ा सा लाइटर शेड, मतलब हल्का पीला। अब ठीक है, चलो तो मैं लिख भी देती हूँ कि इसका रंग होता है पेल येलो। पेल येलो कलर। ठीक, फोटो देखनी है प्लाज्मा की? आओ दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये है हमारा ब्लड प्लाज्मा, है ना, पेल येलो कलर। बिल्कुल ऐसा ही दिखता है हमारा ब्लड प्लाज्मा। यही है हमारा ब्लड प्लाज्मा। ठीक है ना, एक्चुअल फोटो थी वो प्लाज्मा की। एनीवेज, आ जाओ ज़रा और बात करते हैं प्लाज्मा के ऊपर। बच्चों ये जो प्लाज्मा होता है ना, इसमें 90 से लेकर के 92% होता है, पता है क्या? पानी। प्लाज्मा में 90 से लेकर के 92% होता है पानी। कभी दिमाग में ये ख्याल आया है, ये सवाल आया है कि मैम ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, टाइप ऑफ टिश्यू है ना, पर ये फ्लो कैसे कर पाता है? मतलब हम इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरी बॉडी में फ्लो करता है। पर कैसे फ्लो कर लेता है भाई? बॉडी में और भी तो टिश्यूज हैं, वो तो नहीं फ्लो कर पाते, इसमें ऐसा क्या है कि इतना फ्लो कर लेता है? अरे अपन क्या देख रहे हैं? अपन देख रहे हैं ब्लड का कॉम्पोजिशन। तो तुम जरा देखो कि ब्लड का जो मैट्रिक्स है प्लाज्मा, उसमें 90 से 92% क्या है? पानी तो है। तो जब किसी चीज में इतना सारा पानी होगा बेटा तो वो फ्लो नहीं करेगा तो क्या करेगा? समझे? तो प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है? पानी होता है। रिमेनिंग 6 to 8% अदर सब्सटेंसेस होते हैं। अदर सब्सटेंसेस होते हैं। अच्छा, अदर सब्सटेंसेस में भी कौन? देखो दो बातें हैं यहाँ पर जगह नहीं है दो बातों के लिए, आगे आ जाते हैं। या यहीं पढ़ा दूँ क्या? चलो मैं यहीं पढ़ा देती हूँ। ब्लड सेल्स को मैं कहीं और लिख दूंगी। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, अदर सब्सटेंसेस की जब हम बात करते हैं तो एक आते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स, और दूसरे आते हैं सॉल्यूट्स। ठीक है, दूसरे आते हैं सॉल्यूट्स। मैंने क्या बोला? ये जिन अदर सब्सटेंसेस की हम बात कर रहे हैं ना, वो अदर सब्सटेंसेस कौन होते हैं? तो एक होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स और दूसरी कैटेगरी होती है हमारे सॉल्यूट्स की। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं? देखो दिमाग लगाओ ना, वो प्रोटीन्स जो ब्लड के प्लाज्मा में पाए जा रहे हैं, क्या बोलेंगे उनको? प्लाज्मा प्रोटीन्स। नाम बता देती हूँ, 3 होते हैं, बस नाम सुन लो, है नाम सुन लो। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। ठीक है,
ये 3 बेटा प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, इनके नाम याद कर लो। एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, एनसीईआरटी कहीं कुछ बोलती है, भोली बेचारी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन मैं बोलूँगी और तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। इनमें से एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन याद करके भूल सकते हो, लेकिन ये जो फिब्रिनोजन है ना, ये मत भूलना, क्योंकि इसी चैप्टर में आगे जा कर के हम पढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग, कि कभी अगर चोट लगी हो तो ऐसा नहीं होता कि पूरी बॉडी का जो खून है वो बह जाए, थोड़ा बहुत बहेगा, इसके बाद में रुक जाएगा। क्यों? ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग में फिब्रिनोजन के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो इसलिए इसे नहीं भूलना है। भूलना तो दोनों को भी नहीं, ऊपर के दोनों को, लेकिन फिर भी तुम तो भूलोगे ही, लेकिन कम से कम याद करने की कोशिश तो करो कि 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन, ठीक है। जगह नहीं, एकदम ऐसे ठुस ठुस के लिखा है नीचे लिख देती हूँ कोई बात नहीं। ये हो गए ग्लोब्यूलिन्स और ये हो गए फिब्रिनोजन। इतने बड़े बोर्ड पर मुझे जगह ही नहीं मिल रही है, पता नहीं क्यों। चलो फिर हम बात करते हैं बेटा सॉल्यूट्स की। अब सॉल्यूट्स में कौन आते हैं? तमाम सारी चीज़ें बच्चों, जैसे कि हाँ, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, मतलब वही कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सब कहाँ पाई जाती हैं बेटा? वो प्लाज्मा में पाई जाएंगी, है ना। उसके अलावा एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, आयंस, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, ब्ला ब्ला ब्ला, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, सॉल्ट्स, विटामिन्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विटामिन्स। एनसीईआरटी ऑफ कोर्स कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन मैं बोलूँगी, ठीक है। तो ये सब कुछ कहाँ पाए जाते हैं बेटा? प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा ब्लड का मैट्रिक्स है, पेल येलो कलर का होता है। 90 से 92% इसमें पानी होता है, रिमेनिंग 6 to 8% इसमें अदर सब्सटेंसेज होते हैं, जिसमें से कि मेजरली कौन होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स, 3 तरह के, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। उसके अलावा होते हैं कुछ दूसरे सब्सटेंसेस जिनको अपन बोलते हैं सॉल्यूट्स, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, आयंस, विटामिन्स, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट, हार्मोन्स, ये सब कुछ कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड के प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में इतना ही। अब हम बात करते हैं, आ जाओ, ब्लड के दूसरे कंपोनेंट के ऊपर, जिसको कि अपन ने बोला था क्या? ब्लड सेल्स, या जिनको कि हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और एक और नाम बताया था ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। आ जाओ, ब्लड सेल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ब्लड सेल्स बच्चों 3 तरह के होते हैं, देखो, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। डबल टी कैसे आ गया भाई? प्लेटलेट्स, ठीक है। सबसे पहले मैं तुमको प्लेटलेट्स के बारे में बता देती हूँ। एक्चुअली बेटा, एक तुमने वो सुना होगा ना, बोन मैरो, बोन मैरो, है ना। बोन मैरो में ना एक बड़ा सा सेल बनता है, बोन मैरो में एक बड़ा सा सेल बनता है। फिर उस बड़े से सेल के बेटा टुकड़े हो जाते हैं, उस बड़े से सेल के ऐसे टुकड़े हो जाते हैं। ये कुछ अजीब सा बन गया, है ना। बड़े से सेल के ऐसे टुकड़े हो जाते हैं, और उन्हीं टुकड़ों को पता है हम क्या बोलते हैं? गैस करो। प्लेटलेट्स। इनके बारे में बस आज इतना ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वही इस चैप्टर में आगे जा कर के हम बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर, और ब्लड क्लॉटिंग बेटा इन्हीं के कारण होती है, बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होते हैं? बड़े सेल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल। जो बोन मैरो होता है उसमें एक कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स बनते हैं, बड़े बड़े सेल्स। जब वो टूटते हैं तो ये ऐसे
टुकड़े बन जाते हैं सेल्स के, जिनको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट्स। और यही बड़े बड़े सेल्स के फ्रेगमेंट्स को हम क्या बुलाते हैं, प्लेटलेट्स। ये मत समझना कि मैम हर एक बड़ा सेल टूटेगा तो वो ये बनेंगे प्लेटलेट्स, ऐसा नहीं होता। अब नाम मैं नहीं बता सकती क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा हुआ है, बट समझो बात को कि बोन मैरो में एक स्पेशल टाइप के सेल्स बनते हैं, बड़े बड़े सेल्स होते हैं, जब वो टूटेंगे ना तो ऐसे कुछ फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे सेल्स के, और इन्हीं सेल्स के फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। और इनका मेन काम कहाँ होता है, ब्लड क्लॉटिंग में, है ना। सो इनका मेजर रोल होता है इन ब्लड क्लॉटिंग। आगे पढ़ाऊंगी, अभी के लिए बस इतना, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक ज़्यादा नहीं बोलती है, इसलिए मैं भी कम बोलती हूँ। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा बोल लेती हूँ, पर एनसीईआरटी तो और भी नहीं बोलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आरबीसीज की। आरबीसीज का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, रेड ब्लड सेल्स। क्यों बुला रहे हैं रेड, इनको वाइट क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि बेटा आरबीसीज के अंदर पाया जाता है एक रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कौन, हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमोग्लोबिन लाल होता है तो वो जिन सेल्स में पाया जाता है वो सेल्स भी कैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, लाल ही लाल, लल्ला, है ना। तो आरबीसीज में पाया जाता है एक रेड कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन ये जो ब्लड सेल्स हैं इनको रेड कलर मिल जाता है, ठीक है। तो ये इनकी खासियत हो गई। क्या खासियत हो गई कि दे हैव रेड कलर या रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ये वही हीमोग्लोबिन है बेटा जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि अगर ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को लंग्स से टो तक पहुंचना है सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू 3 साल लग जाएंगे। तो इतना समय तो कोई इंतज़ार करेगा नहीं, इसलिए हीमोग्लोबिन बोलता है कि आओ बहन आओ। कौन, मतलब ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन वो बहुत ज़्यादा होती है। हीमोग्लोबिन बोलता है कि आओ ऑक्सीजन इधर आओ, मेरे साथ कॉम्प्लेक्स बनाओ, टेम्प्रेरी कॉम्प्लेक्स, और मैं तुमको क्या करूँगा, फटाफट से हर एक बॉडी सेल तक डिलीवर करके आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में बेटा बहुत ज़रूरी है। तो आप ये बोल सकते हो कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड में किसके थ्रू होता है, आरबीसीज के थ्रू, ब्लड सेल्स के थ्रू, है ना। ब्लड सेल्स में भी कौन, स्पेशली आरबीसीज। वहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, प्लाज्मा के थ्रू। हीमोग्लोबिन को प्यार है ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बोलेगी कि हाँ अच्छा ही है, मैं तो प्लाज्मा में डिजोल्व स्टेट में क्या करूँगी, मतलब मेरा ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, मैं उसी में खुश हूँ, स्पेशल ट्रीटमेंट की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन का नाम बेटा याद रखिएगा, ये खासियत है किसकी, हमारी आरबीसीज की। अच्छा, आरबीसीज के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा नंबर होता है किसका, आरबीसीज का, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स, ऐसे लिख देती हूँ क्योंकि नंबर आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है ना। मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स यही होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का, 120 दिन बाद। जैसे कि एक आरबीसी पैदा हुई है, 120 दिन बाद मर जाएगी वो, उसकी जगह पे नई आरबीसीज आ जाते हैं ना, नए ब्लड सेल्स आ जाते हैं, लाइक दैट। उसके अलावा इनका शेप कैसा होता है, बाय कॉनकेव शेप्ड होती हैं ये, मतलब आरबीसीज। बाय कॉनकेव का मतलब पता है, कभी तुम लोगों ने एल्पेनलीबे खाई है, एल्पेनलीबे, पता नहीं अब आती है कि नहीं आती, मेरे टाइम पे तो आती थी। एल्पेनलीबे टॉफ़ी होती है बेसिकली, ठीक है। मतलब वो ना दोनों तरफ से दोनों साइड से अंदर की तरफ धसी हुई रहती है, लाइक दिस। जैसे कि ये एल्पेनलीबे है, ये देखो, दोनों ही तरफ से जो टॉफ़ी है वो अंदर की तरफ धसी हुई रहती है। अगर तुम्हें एल्पेनलीबे का शेप याद है तो बस समझ जाओ कि वही शेप होता है किसका, हमारे आरबीसीज का। एक्चुअली होता है क्या, जब आरबीसीज यंग होते हैं, जब रेड ब्लड सेल्स यंग होते हैं तो उनके पास उनका न्यूक्लियस होता है, बट एट मैच्योरिटी ये अपना न्यूक्लियस खो देता है। अब अगर बेटा किसी सेल के अंदर से उसका न्यूक्लियस हट गया तो क्या होगा, ऐसा शेप हो जाएगा ना। मतलब एक सेल ऐसा है,
अब उसके अंदर का न्यूक्लियस हट गया तो सेल ऐसा हो जाएगा, है ना, बायकॉन्केव, मतलब दोनों ही तरह से क्या होता है, ये आपको ऐसे डिप्रेशन सा देखने को मिलता है, ऐसा गड्ढा सा देखने को मिलता है फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये क्या होता है, बायकॉन्केव शेप होता है हमारे आरबीसीज का, ठीक है। और जो बात मैंने आपको बताई, क्या बात बताई मैंने आपको, चलो यहाँ बता देती हूँ कि एट मैच्योरिटी they lose their न्यूक्लियस खो देते हैं आरबीसीज मैच्योर होने पर। तो दोनों ही तरफ से क्या होता है, सेल में एक डिप्रेशन देखने को मिलता है और इसलिए इनका शेप कैसा बन जाता है, बायकॉन्केव, ठीक है। न्यूक्लियस के अलावा बेटा इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। तो अब ज़रा दिमाग लगाओ कि अगर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो कौन सा वाला सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो क्या होगा, एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन होगा ना, एग्जैक्टली। तो ये जो हमारे आरबीसीज होते हैं ना बेटा, न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, शेप क्या हो जाएगा, बायकॉन्केव, और ऊपर से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं तो क्या करेंगे, एनारोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन शो करेंगे, ठीक है। चल, आरबीसीज के बारे में मुझे लगता है इतना जो जानकारी है वो आपके लिए काफ़ी है। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज की, आ जाओ। डब्ल्यूबीसीज, अच्छा एक और चीज़ आरबीसीज का एक और नाम होता है बेटा, इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसीज का एक और नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की, डब्ल्यूबीसीज की। डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। इनको वाइट क्यों बोल रहे हैं बेटा, इनका एक और नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स एक और नाम होता है इनका बेटा ल्यूकोसाइट्स, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसीज मतलब वाइट ब्लड सेल्स, एक और नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। इनको वाइट क्यों बोल रहे हैं ब्लड सेल्स को, इनको रेड क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ये रेड थे, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। इनको वाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाइट होते हैं। क्यों वाइट होते हैं, क्योंकि अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन नहीं तो लाल कलर नहीं मिलता, तो वाइट के वाइट रहते, झकाम एकदम, मतलब झकास एकदम, समझे। तो ये दीज आर एक्चुअली डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन। डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है कि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, और उसके कारण ही आरबीसीज को रेड कलर मिलता है, और इसीलिए उन ब्लड सेल्स को हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। लेकिन इनके पास हीमोग्लोबिन है ही नहीं, तो ये एकदम सफ़ेदी की चमकार बन के घूमेंगे, वाइट ब्लड सेल्स, इसलिए इनको अपन बोल देते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको डब्ल्यूबीसीज के बारे में याद रखना है, वो ये है कि ये आपकी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। मतलब कि ये आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। दे फॉर्म the defense system of our body, that is immune system। बेटा हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है कि बॉडी में कोई भी अगर डिसीज़ कॉज करने वाला पैथोजन, कोई जर्म, कोई फॉरेन पार्टिकल अगर आ रहा है तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो जाकर के उससे लड़ता है कि आया बड़ा, कहाँ से आ गया, गेट आउट यहाँ से, गेट आउट, ताकि वो डिसीज़ कॉज करने वाला जो पैथोजन आया है वो डिसीज़ कॉज ना कर पाए, वो इन्फेक्शन कॉज ना कर पाए। क्योंकि बेटा बॉडी में इतने सारे सेल्स होते हैं और किसी भी सेल को इन्फेक्ट करना बड़ा आसान होता है। किसी भी बैक्टीरिया के लिए, फंगस के लिए, पैरासाइट के लिए, वायरस के लिए बड़ा आसान होता है। तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो हमको इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म
परफॉर्म करता है, और उस डिफेंस मैकेनिज्म से क्या होता है कि जो भी फॉरेन पैथोजन या पार्टिकल या कुछ भी अगर बॉडी के अंदर आ रहा है बॉडी में डैमेज पहुंचाने के लिए, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, तो उसको वहीं के वहीं मार गिराया जाता है ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो, हमें बीमारी ना हो और हम सुरक्षित रह सकें। तो जो हमारे WBCs होते हैं बेटा, वो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम जो है बनाते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब देखो WBCs के टाइप्स आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो 2 टाइप्स होते हैं WBCs के बच्चों, 2 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होते हैं एग्रैन्युलोसाइट्स। देखो होता क्या है कि जब अपन WBCs को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं ना, तो कुछ वाइट ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में हमें ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स। जब हम WBCs को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें कुछ WBCs के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं। वो एक्चुअली ग्रैन्यूल्स किस चीज़ के होते हैं, वो क्या होते हैं ग्रैन्यूल्स, वो एक्चुअली प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ WBCs के साइटोप्लाज्म में हमें ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं। वहीं कुछ WBCs ऐसे भी होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में वो ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, नहीं दिखते हैं, मतलब होते ही नहीं तो उसके दिखते भी नहीं हैं। तो वो WBCs जिनके साइटोप्लाज्म में हमें ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे उन्हें हम क्या बोल देते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स, और जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एग्रैन्युलोसाइट्स। तो ये 2 कैटेगरीज बन जाती है किसकी, हमारे WBCs की। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 तरह के WBCs आते हैं, न्यूट्रोफिल्स या देखो बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। क्या बोला मैंने कि जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं इस कैटेगरी में 3 तरह के WBCs आते हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। NCERT में नहीं दिया, पहले बता रही हूँ, बुक के बाहर जा कर के पढ़ा रही हूँ, क्योंकि सिर्फ इतना लिख देना कि WBCs हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, ये कुछ मतलब आप समझ लोगे, रट लोगे, लेकिन कोई लॉजिक नहीं बनेगा, कोई सेंस नहीं बनेगा। बेटा थोड़ा बहुत ना आपको बुक के बाहर जा कर के पढ़ना पड़ेगा, तभी जो है चीज़ें समझ में आपको आएंगी बेहतर तरीके से। और 11th में जा कर के बच्चे मुझे थैंक यू बोलते हैं कि मैम थैंक यू, जिस समय आप हमको पढ़ाती थी एक्स्ट्रा, हमें लगता था कि मैम क्यों पढ़ा रही हैं, हमें नहीं पढ़ना। लेकिन जब 11th में आए और 11th में आकर के सब चीज़ें फिर से पढ़ी हमने बायोलॉजी में, तो समझ में आया कि मैम अच्छे हुआ कि आपने 10th में पढ़ा दिया, 11th में अब चीज़ें आसान बन गई हैं हमारे लिए। ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, बेसिक बातें बता रही हूँ, जितना आपको 10th के लेवल पर पता होना चाहिए, ज़रूरी आपके लिए पता होना। ठीक है, तो बेटा जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि WBCs फर्दर 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज हो जाते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। अंडर ग्रैन्युलोसाइट्स 3 तरह के WBCs आते हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। इसको अपन याद कैसे कर सकते हैं, एक पहले कार्टून आता था, अब मुझे नहीं पता आता है कि नहीं, पहले आता था मेरे टाइम पर, बेन 10 नाम का एक कार्टून आता था, मुझे नहीं पता आता कि नहीं आता। तो 10 की जगह पे, बेन 10 की जगह पे आप बेन जी लगा लो, बेन जी। तो बेन जी से आप इसको याद कर सकते हो, बेन 10 की जगह पे बेन जी। G फॉर ग्रैन्युलोसाइट्स, B फॉर बेसोफिल्स, E फॉर इओसिनोफिल्स एंड N फॉर न्यूट्रोफिल्स। ठीक है बेटा, WBCs की ना एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, क्या कि ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट का मतलब याद है, वही सूडोपोडिया निकाल करके अपने खाने तक पहुंचना, इसके बाद में फेगोसाइटोसिस करके फूड पार्टिकल को बॉडी के अंदर लेकर के डाइजेस्ट करना। अरे न्यूट्रिशन इन अमीबा टॉपिक याद है कि नहीं याद है, पढ़ा चुकी हूँ ना मैं। तो बिल्कुल वही अमीबॉइड मूवमेंट प्लस फेगोसाइटोसिस हमारे ये WBCs शो करते हैं।
तो यहाँ पर मैं लिखना चाहती हूँ कि इनमें अमीबॉइड मूवमेंट पाया जाता है। अमीबॉइड की स्पेलिंग गलत ना हो गई हो, अमीबॉइड, तुम लोग देख लेना है ना, मेरी भावनाओं को समझो, स्पेलिंग पे मत जाओ। कहने का मतलब ये है कि जो WBCs होते हैं बेटा वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। चलो, अब मोस्ट अबंडेंट जो WBCs है बेटा वो ये होते हैं न्यूट्रोफिल्स। 60 to 65% तक जो WBCs है ना बेटा वो ये न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं, ठीक है। तो हम वापस से आते हैं अपने बेंजी के ऊपर, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट WBCs होते हैं। 60 से 65% तक जो WBCs हैं बेटा वो न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस मतलब वही कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, कोई पैथोजन आया, तो क्योंकि ये इतने अबंडेंट हैं हमारे ब्लड सेल्स में से, तो जब भी कोई ब्लड में कोई भी फॉरेन एजेंट, पैथोजन कुछ तो भी आता है, तो सबसे पहले यही जाता है उससे लड़ने के लिए कि देखो वो आया, उसको पकड़ेंगे नहीं, मारो इसको पकड़ के। तो कैसे मारो, कैसे पकड़ो, तो ये क्या करते हैं बेटा, अमीबॉइड मूवमेंट, मतलब कि ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। और फेगोसाइटोसिस करके ये जो भी फॉरेन एजेंट है, पैथोजन है, उसको अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, लाइसोसोम्स छोड़ते हैं उसको उसके ऊपर और वो डाइजेस्ट कर देते हैं। मतलब कि ये फेगोसाइटोसिस करके जो पैथोजन है उसको ये मार गिराएंगे। तो जब भी बॉडी में कोई भी पैथोजन आता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स जाकर के उनसे लड़ते हैं। कैसे लड़ेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे, ठीक है। चलो फिर हम बात करते हैं बेटा इओसिनोफिल्स की। इओसिनोफिल्स ना इनका जो नंबर है पैरासिटिक इन्फेक्शंस के टाइम पर बढ़ जाता है। पैरासिटिक इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं कौन, इओसिनोफिल्स। जैसे कि तुम्हारी बॉडी में कोई पैरासाइट आ गया, जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसको, एस्कैरिस आ गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आकर के बैठ गया है तुम्हारा न्यूट्रिशन जो है ना चूसने के लिए, तो ये जाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे कि वो आया है एस्कैरिस, मारो इसको पकड़ करके, और यही जा करके उससे लड़ेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस। इओसिनोफिल्स क्या करते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शंस के टाइम पर इनका नंबर बढ़ता है और ये पैरासाइट से जाके फाइट करने की कोशिश करते हैं पूरी, ठीक है, जैसे कि एस्कैरिस हो गया। अब हम बात करते हैं बेजोफिल्स की। बेजोफिल्स बेटा जगह नहीं है, क्या करूं मैं, आ जाओ यहाँ बता देती हूँ। बेजोफिल्स जो होते हैं ये 3 तरह के सब्सटेंसेस सेक्रीट करते हैं, हेपेरिन, हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन। ये 3 तरह के केमिकल्स बेटा बेजोफिल्स क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं। सबसे कम यही होते हैं, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होते हैं, WBCs में सबसे कम ये होते हैं बेजोफिल्स, 0.5 to 1%, ठीक है। ये 3 तरह के केमिकल्स रिलीज करते हैं, हेपेरिन, हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को छोड़ दो, गोली मारो, हेपेरिन को पकड़ो। बेटा ये क्या होता है, ये होता है एंटी कोआगुलेंट, ये होता है एंटी कोआगुलेंट। कभी सोचा है कि ब्लड जब बॉडी के बाहर आता है तो जम जाता है, और जब ब्लड बॉडी के अंदर होता है तो जमता नहीं है, प्रॉपरली फ्लो करेगा, कोई ब्लड क्लॉट नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि ब्लड में होता है ये एंटी कोआगुलेंट हेपेरिन, जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता बॉडी के अंदर, ठीक है। देन कम्स द हिस्टामीन। बेटा हिस्टामीन जो होता है ना इन्फ्लामेशन कॉज करता है, ठीक है, ये जो है इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इन्फ्लामेशन समझते हो, जैसे कि अगर कोई कीड़ा वगैरह आकर के काट के चला जाता है तो तुम्हें पता कैसे चलता है, जहाँ पर कीड़ा काटा होता है ना वहाँ पर तुमको उस जगह पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। कैसे, वो जगह लाल हो जाएगी, दर्द होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, और वो जगह थोड़ी सी गर्म भी हो जाएगी। ये सब होता है बेटा इन्फ्लामेशन के अंदर, रेडनेस आ जाना, स्वेलिंग आ जाना, पेन होने लगना, वो जगह थोड़ी सी गर्म हो जाना, इसी को बोलते हैं इन्फ्लामेशन। और ये इन्फ्लामेशन कौन लेकर के आता है, यही हिस्टामीन, ठीक है। आगे इतना समझ में, चलो अब अपन बात करते हैं किसकी, ए ग्रेन्युलोसाइट्स की।
ए ग्रैन्युलोसाइट्स। इस कैटेगरी में दो तरह के WBCs आते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। देखो, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ये दोनों छोटे और बड़े भाई बहन के समान होते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल्स होते हैं छोटे भाई, मोनोसाइट्स होते हैं बड़े भाई। मैंने क्या बताया था, जब भी कोई भी बॉडी में ब्लड में पैथोजन आएगा, कुछ भी आएगा, सबसे पहले क्या होगा, न्यूट्रोफिल से जाएंगे उनसे लड़ने के लिए और फेगोसाइटोसिस से उनको मारने की कोशिश करते हैं। पर बेटा ज़रूरी नहीं ना कि हर बार जब ये जाएं तो ये हीरो ही बन करके मतलब वापस लौटें कि मार कर ही आए। बेटा कभी कभी तो ये भी पिट जाते हैं, मतलब छोटा भाई जो है ना वो भी पिट जाता है, न्यूट्रोफिल्स भी पिट जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स को ही क्या, अगर पैथोजन पावरफुल है तो वो क्या करेगा, आकर के न्यूट्रोफिल्स को ही लगा देगा। फिर क्या होगा, छोटा भाई जाएगा बड़े भाई के पास, किसके पास, मोनोसाइट्स के पास, कि भैया मुझे मारा उसने, पैथोजन ने मारा मुझे, मैं तो गया था उसको मारने के लिए, उल्टा मेरी पिटाई हो गई। मोनोसाइट्स बोलते हैं अच्छा बेटा मेरे छोटे भाई को मारा, अब मैं तुझे बताता हूँ। और मोनोसाइट्स जा करके ताबड़तोड़ फेगोसाइटोसिस करते हैं और जो पैथोजन उनके छोटे भाई को मारता है ना उसको जाकर के पकड़ करके डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे बेटा, ये भी फेगोसाइटोसिस ही करेंगे, बट भयंकर तरीके से। न्यूट्रोफिल्स भी करते हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा भयंकर तरीके से कर देंगे। ठीक है, देन लिम्फोसाइट्स। बेटा लिम्फोसाइट्स की ना स्ट्रेटेजी कुछ और ही होती है लड़ाई करने के लिए। ये बोलते हैं कि यार ठीक है हम WBCs हैं, बट कब तक हम ये फेगोसाइटोसिस करेंगे, कब तक जो ना दुश्मनों को अपने कब्जे में लेकर के उसको डाइजेस्ट करवाएंगे। कोई और तरीका भी तो होना चाहिए कि दूर से ही हम क्या करें, दुश्मनों को मार गिराएं। तो ये बोलता है कि हम ना बॉम्ब के गोले तैयार करेंगे, बॉम्ब के गोले जैसे ही दुश्मन आएंगे उनके ऊपर फेंक दिए जाएंगे ताकि वो वहीं के वहीं ढाए हो जाएं। और वो बॉम्ब के गोले होते हैं एंटीबॉडीज। तो ये फॉर्म करते हैं बेटा एंटीबॉडीज, यानी कि बॉम्ब के गोले और जैसे दुश्मन आते हैं उनके ऊपर एंटीबॉडीज फेंक दी जाती है ताकि वो वहीं के वहीं धराशायी हो जाए। तो बेटा ये हो गई कहानी WBCs की। वाइट ब्लड सेल्स जिनको अपन ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन नहीं है इसलिए झकास वाइट दिखते हैं और इसलिए नाम पड़ जाता है वाइट ब्लड सेल। ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाते हैं, मतलब कि इम्यून सिस्टम। अमीबॉइड मूवमेंट ये शो कर सकते हैं, जैसे कि अमीबा करता है, फेगोसाइटोसिस वगैरह कर लेते हैं ये। इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स, डिपेंडिंग अपॉन साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। दिख रहे होते तो अपन क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स, और अगर नहीं दिख रहे होते तो क्या बोलते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। इस कैटेगरी में आते हैं तीन तरह के WBCs, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट WBCs हैं। 60 से 65% WBCs कौन होते हैं बेटा, न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। मस्त क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं, दुश्मनों को अमीबा की तरह अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, फेगोसाइटोसिस से और अंदर लेकर के मार डालते हैं। ठीक है, इओसिनोफिल्स पैरासिटिक इन्फेक्शंस में इनका नंबर बढ़ता है, ये लड़ने की कोशिश करते हैं पैरासाइट से। बेसोफिल्स ये तीन तरह के सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, सेरोटोनिन, हेपेरिन एंड हिस्टामिन। हेपेरिन एंटीकोआगुलेंट है, हिस्टामिन इन्फ्लामेशन कॉज करता है, सेरोटोनिन को गोली मारो। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं कौन, ए ग्रैन्युलोसाइट्स, जिसमें कि दो कैटेगरीज बनती हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये बड़े वाले मतलब न्यूट्रोफिल्स के बड़े भाई होते हैं। ये भयंकर तरीके से क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करके दुश्मनों को मारते हैं। और लिम्फोसाइट्स बेटा बॉम्ब की गोले बनाते हैं, मतलब कि एंटीबॉडीज बना करके फेंकते हैं दुश्मनों पर। ठीक है, चलो तो बच्चों ब्लड के बारे में इतना ही। अब अपन फटाफट से क्या करते हैं, पूरा कुछ रीड कर लेते हैं और इसके बाद में सेशन को वाइंड अप करते हैं। For the process of transportation in human body, human beings have a proper transport system called blood circulatory system, जिसमें कि तीन चीजें आएंगी, blood, heart and blood vessels. Fluid connective tissue, जिसको कि अपन vascular tissue भी बोलते हैं, it consists of fluid matrix in which are suspended free floating cells. The matrix is devoid of fibers, fibers नहीं होंगे, flow freely and is not secreted by the cells it contains. फ्लूइड टिश्यू कौन कौन से होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड की हम बात करते हैं, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इट मेक्स अप 8% ऑफ आवर बॉडी वेट। एन एवरेज एडल्ट पोजेसेस अराउंड 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड।
इस ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है बेटा, इसका पीएच कितना होता है 7.4, ठीक है। ब्लड का पीएच याद रखिएगा, काम आएगा केमिस्ट्री में। It is considered as a fluid of life because it carries oxygen from lungs to all the parts of the body and carbon dioxide from all the parts of the body to the lungs. Gaseous exchange में ये helpful होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, fluid of life। इसको बेटा अपन fluid of growth भी बोलते हैं, क्यों? Because it carries nutritive substances, nutrients from the digestive system and hormones from endocrine glands, और हर एक टिश्यू तक, सेल तक पहुंचा देते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, fluid of growth। Then fluid of health भी बोलते हैं, क्यों? As it protects our body from against diseases and get rid of waste products by transporting them to excretory organs like kidneys। ठीक है, चलो ये सारा बेटा क्या है, ब्लड का कॉम्पोजिशन है, प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, आज अपन देख लेते हैं एक बार। प्लाज्मा makes up 55% of blood. It is pale yellow or straw colored. It is the matrix of blood, fluid in nature. इतना पानी होता है, इतना सॉल्यूट्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा देखो कैसे पता चला कि ब्लड के सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में भरते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, मतलब हाई स्पीड में घुमा देते हैं, तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा वो अलग अलग हो जाते हैं। सबसे ऊपर तुमको देखने को मिलता है प्लाज्मा, ठीक है। सबसे नीचे तुमको देखने को मिलते हैं कौन, आरबीसीज, और इनके बीच में एक बफी कोट बनता है जिसमें कि डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स पाए जाएंगे। सबसे ऊपर प्लाज्मा, सबसे नीचे आरबीसीज, और बीच में बफी कोट में डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। सॉल्यूट्स हैव न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, रेस्पिरेटरी गैसेस, सॉल्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, प्रोटीन्स कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फिब्रिनोजेंस, ठीक है। ब्लड कॉर्पसेल्स में आते हैं कौन, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, बायकॉन्केव होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस। देयर आर अबाउट 4.5 to 6 millions of RBCs पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड। पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड में देखो आरबीसीज का नंबर इतना ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आरबीसीज मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स हैं। आरबीसीज कंटेन iron rich red colored oxygen carrying protein pigment called hemoglobin. Their main function is to transport oxygen from and to various tissues and organs. From lungs होना चाहिए, from lungs to different body tissues and cells, ठीक है। White blood cells बड़े साइज के होते हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है। साइज थोड़ा सा बोल सकते हो कि नंबर थोड़ा सा छोटा होता है, 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड। कलरलेस होते हैं ये, डिवॉइड ऑफ हीमोग्लोबिन। WBCs mainly contribute to the immunity and defense mechanism by fighting against pathogens. Thus, they act as soldiers, scavengers, and builders of the body. They are capable of performing amoeboid movement. Leukocytes, with the presence of granules in their cytoplasm, are called granulocytes. न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट होते हैं 60 to 65%। मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है, इनको छोड़ दो। न्यूट्रोफिल्स आर ऑल्सो द फर्स्ट सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू एन इन्वेडर सच एज बैक्टीरिया या वायरस। सबसे पहले कौन जाएंगे, यही जाएंगे लड़ने के लिए, एकदम ही जो है ना बिल्कुल पगलो समान। दे परफॉर्म फेगोसाइटोसिस। दे आर प्रोमिनेंट सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द पस। जो पस पड़ता है ना उसमें सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं इसमें न्यूट्रोफिल्स। देन बेसोफिल्स, ये सबसे कम होते हैं 0.5 to 1%। सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड हेपेरिन रिलीज करेंगे। न्यूक्लियस के बारे में छोड़ दो। इओसिनोफिल्स 2 to 3% होते हैं डब्ल्यूबीसीज में। बायोलोब होते हैं, हाँ, डिफेंस अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन। पैरासिटिक इन्फेक्शंस लड़ने में सबसे पहले कौन हेल्प करता है, इओसिनोफिल्स। ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, वो छोड़ दो, ठीक है। ये देखो, ये सबके फोटो हैं, देख सकते हो। देन मोनोसाइट्स 6 to 8% होते हैं ऑफ WBCs। गार्बेज ट्रक्स होते हैं इम्यून सिस्टम के। दे परफॉर्म फेगोसाइटोसिस एंड एनगल्फ बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रिस एट इंजर्ड साइट। बड़ा भाई होता है कौन, हमारे मोनोसाइट्स। देन लिम्फोसाइट्स बेटा क्या करेंगे, ये ना वो बनाएंगे क्या, एंटीबॉडीज, ठीक है। सो इनको अपन नेचुरल किलर सेल्स भी बोलते हैं। दे प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, ठीक है। Then platelets. The blood platelets are among the smallest cells of the body. They are irregularly shaped and lack nucleus. इनके बेटा ये सेल के फ्रेगमेंट्स है ना, तो irregular shaped होते हैं, ठीक है, और कोई न्यूक्लियस वगैरह भी नहीं होगा। ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। और अगर ब्लड में इनका नंबर कम हो जाता है बेटा, तो फिर क्या होता है, ब्लड अगर कहीं से बह रहा होता है ना, फिर वो क्लॉट नहीं कर पाता, मतलब एक्सेसिव ब्लड लॉस उस केस में हो जाता है।
बाकी की बातें हम करेंगे अपने अगले सेशन में। आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। आज अपन ने ब्लड पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में चलो हम बात कर लेंगे ब्लड वेसल्स के ऊपर, और हो सकता है कि हम बात कर लें हार्ट के ऊपर भी। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।